कैसे हो सब? ठीक ठाक? चलिए, गया गाइडेंस प्रोग्राम GGP में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत। हम आपको क्रैश कोर्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए हमें जो चैप्टर है उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्रैश कोर्स आप लोगों को कंप्लीट किए। अब है आपका नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में अब हम लोग शुरू होते हैं, देखते हैं कि क्या है, कैसे है सरफेस केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स। हम आपको पूरी व्यू देंगे क्रैश कोर्स सरफेस केमिस्ट्री का। जरा देखा जाए तो सरफेस केमिस्ट्री का यदि हम देखें तो एक्चुअल में इसको 3 पार्ट में हम लोग पढ़ पाते हैं। पहला है एडजॉर्प्शंस, दूसरा है कोलोइडल सॉल्यूशंस और तीसरा है कैटालिसिस। 3 पार्ट में इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो जिसमें हम आज कोशिश करेंगे एडजॉर्प्शंस को ख़त्म करने के लिए, और यदि हो सके तो कैटालिसिस, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको कैटालिसिस हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसको एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं सरफेस केमिस्ट्री का, एडजॉर्प्शंस वगैरह। पहले हम देखें सरफेस केमिस्ट्री क्या है इसको। तो मेरा नाम है आशुतोष कुमार प्रसाद और हम हैं +2 सहदेव हाई स्कूल कमालपुर टेकारी से। चलते हैं हम इसको। सरफेस केमिस्ट्री, बच्चा सरफेस मतलब इससे पता ही चल रहा है कि यह ऊपर की भाग है, सतह है। किसी भी सबस्टांस का ऊपरी भाग, ऊपर का पार्ट सरफेस कहलाता है। और इस पे जो भी वहाँ पे या तो केमिकल या तो फिजिकल फेनोमेना होगा, तो उससे जो रिलेटेड बातें हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के तहत में रखते हैं। तो ये देखा गया सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं क्या कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो गैस के विषय में सरफेस फिनोमेना का बात करना बेवकूफ़ी है। लिक्विड पे उतना अच्छा से सरफेस फिनोमेना हम लोगों को नहीं समझ में आ पाता है। इससे अच्छा हम लोग सॉल्यूशंस में पढ़ लेते हैं, तो ये बहुत सारी बातें इसमें क्लियर हो जाता है। बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग सॉलिड स्टेट को कवर करते हैं। तो पहले सरफेस केमिस्ट्री में क्या है, कैसे है, सॉलिड सबस्टांस के विषय में हम लोग पहले देखते हैं। कहा जाता है कि ऐसे कोई सॉलिड सबस्टांस है, कोई भी सॉलिड है तो अपने एटम, मॉलिक्यूल, आयन या अपने कंपाउंड वगैरह से मिल करके बने होते हैं। जब ये हम आपको ये सॉलिड दिखला रहे हैं, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट, प्रॉपर ज्योमेट्री है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो अंदर में सबस्टांस है, अंदर में या तो मॉलिक्यूल हो या तो स्पीसीज हो या तो एटम्स हो, तो ये इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से चारों तरफ से बैलेंस फोर्स अनुभव करता है। इट मीन्स दिस सबस्टांस या दिस वेरी पार्ट ऑफ एनी सॉलिड सबस्टांस अपीयर या रियलाइज ए बैलेंस फोर्स, ये पूरी तरह बैलेंस फोर्स अनुभव करता है। लेकिन यहाँ पर जो है सबस्टांस जो सरफेस के पास है, वो बैलेंस फोर्स को अनुभव नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इधर से वो इसको अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई अट्रैक्शंस नहीं है। इसका मतलब इन दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस किया, लेकिन एक काउंटर बैलेंस नहीं कर पा रहा है। अब नहीं कर पाने की वजह से यहाँ पे ये जो सरफेस है, यहाँ पे फ्री वैलेंसीज पाई जा रही है, और फ्री वैलेंसीज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स वगैरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सबस्टांसेस वगैरह अट्रैक्ट होते हैं। बाहरी सबस्टांस को अट्रैक्ट करता है ताकि ए फोर्स बैलेंस हो पाए, और बाहरी सबस्टांस को अट्रैक्ट करके अपने सरफेस के पास वो रखता है और रख करके इसको बैलेंस करता है। तो इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं सरफेस फिनोमेना। कहा जाता है कि इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए बाहरी सबस्टांस को अट्रैक्ट करता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं रेसिडुअल फोर्स, रेसिडुअल फोर्स, या इसको हम लोग कहते हैं इनवर्ड फोर्स, इनवर्ड फोर्स। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस फिनोमेना। हम कह सकते हैं कि सरफेस फिनोमेना वैसी फिनोमेना है जिसमें कोई भी सॉलिड सबस्टांस बाहरी सबस्टांस को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसका सरफेस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और वहाँ उसका सरफेस
इम्बैलेंस फोर्स अनुभव करता है, जिस फोर्स को हम लोग रेसिडुअल फोर्स करते हैं या फिर इनवर्ड फोर्स कहते हैं। और रेसिडुअल फोर्स या इनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए बाहरी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करके वहाँ पर वो बैठाता है, या तो फिजिकली बैठा है या तो फिर केमिकली बैठा है, और बैठा करके वहाँ पे वो एक फिनोमेना को कॉज करता है। इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं सरफेस फिनोमेना, और इस ब्रांच को कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन आया वाई सरफेस फिनोमेना अकस, वाई सरफेस फिनोमेना अकस। तो आप लोग सिंपली कह सकते हो कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस के जो सरफेस है वो इम्बैलेंस फोर्स अनुभव करता है। जो इम्बैलेंस फोर्स है उसको हम लोग रेसिडुअल फोर्स कहते हैं, या तो फिर हम लोग इनवर्ड फोर्स कहते हैं। और इनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए वो बाहरी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से वहाँ पे एक फिनोमेना होता है, इस फिनोमेना को हम लोग सरफेस फिनोमेना कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। अब जरा देखो, जो सब्सटेंस यहाँ पे अट्रैक्ट होता है, जो सब्सटेंस इस जगह पे अट्रैक्ट होगा वो केवल सरफेस पे आकर के बैठेगा। अब आकर के बैठे तो फिजिकली बैठेगा या तो फिर केमिकली बैठेगा। फिजिकली बैठेगा इसका मतलब वहाँ पे वीक फोर्स होगा, केमिकली बैठेगा तो वहाँ पे स्ट्रांग फोर्स होगा। तो जब फिजिकली और केमिकली बैठता है केवल सरफेस पे, तो इस फिनोमेना को हम लोग सरफेस फिनोमेना कहते हैं। और केवल सरफेस पे बैठता है, वो अंदर नहीं आ पाता है। केमिस्ट्री में इस फिनोमेना को हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम दे देंगे? एडजॉर्शंस। तो एक बात आती है जिसको हम लोग कहते हैं एडजॉर्शंस। अब एडजॉर्शंस क्या होता है बच्चा लोग? तो जैसे हम लोग बोर्ड है, बोर्ड पे ऐसे ऐसे करके लिख रहे हैं, तो ये जो इंक है उस तरफ में नहीं जा पा रहा है, केवल सरफेस पे ही रह रहा है। और सरफेस पे ही इंक के पार्टिकल्स बैठता है। हम कहेंगे कि केवल सरफेस पे ही आकर के बैठ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक फिनोमेना कॉज हो रहा है। इस फिनोमेना को हम लोग एडजॉर्शंस कहते हैं। तो पूछेगा कोई कि एडजॉर्शंस क्या है, तो हम कहेंगे कि इट इज अ सरफेस फिनोमेना विच इज फाउंड ओनली ऑन द सरफेस फॉर बैलेंसिंग, केवल बैलेंस करने के लिए। किसको बैलेंस करने के लिए फिनोमेना हो रहा है? तो इनवर्ड फोर्स या तो फिर रेसिडुअल फोर्स को बैलेंस करने के लिए फिनोमेना हो रहा है। इस फिनोमेना को हम लोग एडजॉर्शंस कहते हैं। तो यदि कोई सॉलिड सब्सटेंस है, यहाँ पे आकर के इसके सरफेस पे आकर के कोई सब्सटेंस या तो फिर कोई सॉलिड पार्टिकल्स आकर के बैठा, या तो फिर कोई लिक्विड पार्टिकल्स आकर के बैठा, या तो फिर कोई गैसेस सब्सटेंस आकर के बैठा, तो यहाँ पे कौन सा फिनोमेना हो गया? एडजॉर्शंस। अब जरा देखो, एक हम लोग यहाँ पे कलर लेते हैं। कलर, इस जगह पे कलर वाटर है, कलर वाटर है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कॉटन को डाल दें, कॉटन। तो कलर वाटर इसके सरफेस पे तो बैठेगा ही बैठेगा, इसके अंदर तक भी चला जाएगा। जब वैसी घटना जिसमें कि बाहरी सब्सटेंस उस सब्सटेंस के जो सिस्टम है इसके अंदर और इसके सरफेस तक के भी जाए, तो यदि केवल अंदर चला जाए तो इसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्शन। एब्जॉर्शंस मतलब हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्शन वैसा फिनोमेना है जो सरफेस पे नहीं, वो सब्सटेंस के भीतर तक के माइग्रेशंस होता हो, तो इस फिनोमेना को हम लोग एब्जॉर्शंस कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दो बातें हो गया, एक एडजॉर्शन और दूसरा कौन सा हो गया बच्चा? एब्जॉर्शन। एडजॉर्शन और एब्जॉर्शंस हम कहेंगे ए सरफेस फिनोमेना है, ये सरफेस फिनोमेना है। एक यहाँ पे होता है, एक सरफेस पे नहीं, एक थ्रू आउट बॉडी, थ्रू आउट बॉडी में होता है, पूरे जो सब्सटेंस है वो उसके अंदर तक का होता है। दूसरा कि यहाँ पे जो सरफेस पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और किसी दूसरे जगह पे कंसंट्रेशन, बाकी दूसरे जगह पे कंसंट्रेशन कम होगा। मतलब कंसंट्रेशन एट सरफेस इज डिफरेंट देन दूसरे जगह का। दूसरे को कहते हैं हम लोग बल्क। और इसमें क्या होता है? इसमें सेम कंसंट्रेशन थ्रू आउट क्या होगा? सेम, अंदर में भी और बाहर में भी। मतलब इसके अंदर में भी जो कंसंट्रेशन है, बाहर का भी कंसंट्रेशन सेम होगा। और तीसरा है कि इसका रेट क्या होगा? नॉट रिमेन कांस्टेंट। रेट
नॉट रिमेन कांस्टेंट, एक कांस्टेंट नहीं होता, और ये क्या होता है, एक सेम होता है, कांस्टेंट होता है इसका रेट। तो ये आपका 3 डिफरेंसेस है, और एग्जॉर्शंस का हो गया, दूसरा हो गया आपका एब्जॉर्शंस का। बेसिकली हम आपको सरफेस केमिस्ट्री में एग्जॉर्शंस को ही पढ़ाएंगे, एब को पढ़ने के लिए नहीं। क्लियर? तो एग्जॉर्शंस का जरा देखा जाए कि होता क्या है, कैसे है, किस ढंग से है। एग्जॉर्शंस कहा जाता है कि ऐसे हम लोग एक बीकर रखते हैं, बीकर में यहाँ पे एक गैस रख दिए जिसका नाम क्या है, नाइट्रोजन गैस है। इसमें मैग्नीशियम के टुकड़े को रख दिए। देखा जाता है कि सारा मैग्नीशियम के सरफेस पे नाइट्रोजन आकर के चिपक जाता है। तो केवल सरफेस पे आकर के चिपका, इसलिए एक कौन सा फेनोमेना हो गया, सरफेस फेनोमेना हो गया, और इसी को हम लोग कहेंगे एग्जॉर्शंस। हम लोग देखते हैं कि एक बीकर में यहाँ पे पानी है, पानी का मॉलिक्यूल, मॉइस्चर, पानी नहीं मॉइस्चर है, और इसमें हम लोग सिलिका जेली रख लेते हैं। ये क्या होते हैं सारे H2O मॉलिक्यूल इस पे एब्जॉर्ब हो जाता है, इस पे आकर के चिपक जाते हैं। तो ये भी मेरा कौन सा फेनोमेना हो गया, सरफेस फेनोमेना हो गया। फिर उसी प्रकार से हम लोग देखते क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भर देते H2, और यहाँ निकेल रख देते, निकेल, इस पर आकर के सारे H2 बैठ जाता है। ये भी मेरा कौन सा फेनोमेना हो गया, सरफेस फेनोमेना हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि वैसा फेनोमेना जो केवल सरफेस पे पाया जाता हो उसको हम लोग सरफेस फेनोमेना कहते हैं। क्लियर है? क्लियर। अब जरा देखा जाए कौन कौन सा फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल होगा सरफेस एग्जॉर्शंस के लिए। तो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जॉर्शंस, फैक्टर आप लोग पूरा देख लो, फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जॉर्शंस हम पूरा नहीं लिखेंगे, कौन कौन सा फैक्टर है वो रेस्पॉन्सिबल है एग्जॉर्शंस के लिए। तो फर्स्ट फैक्टर है, पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कहा जाता है कि यहाँ पे मान लिया जाए कि इतने बड़े कोई सब्सटेंस है, तो इसका सरफेस एरिया A हो गया। तो इन सारी जगहों पर यहाँ पे कोई भी बाहरी सब्सटेंस आकर के चिपकेगा, मान लो गैस चिपकेगा, कलर चिपकेगा, कोई भी सब्सटेंस आकर के बैठेगा या चिपकेगा। ठीक है, अब इसको कट कर दो, कट करोगे तो ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब सब्सटेंस इधर उधर तो चिपकेगा ही चिपकेगा, इधर भी आकर के चिपकेगा, इसका इधर भी आकर के चिपकेगा। इसका मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे सरफेस बढ़ाएं वैसे वैसे एग्जॉर्शंस बढ़ता है। इसका मतलब हम लोग कहेंगे एज सरफेस एरिया इंक्रीजेज, एज सरफेस एरिया इंक्रीजेज, एग्जॉर्शंस क्या होता है, इंक्रीजेज। क्लियर? सेकंड पॉइंट में है बच्चा टेम्परेचर। टेम्परेचर जरा देख लिया जाए, टेम्परेचर देख लिया जाए, चाहे नेचर ऑफ सब्सटेंस देख लेते हैं, नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस देख लेते हैं। तो ये देखा गया कि मैग्नीशियम किसको एग्जॉर्शंस फिनोमेना सॉलिड सब्सटेंस के नेचर पर भी डिपेंड करता है। जैसे जरा देखोगे मैग्नीशियम किसको एब्जॉर्ब किया, नाइट्रोजन को, और किसी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। फिर आप देखोगे पैलिडियम एब्जॉर्ब किया ऑक्सीजन को। फिर चारकोल ऐसे सब्सटेंस है जो बहुत सारे चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। फिर जरा देखिए इसके बाद निकेल किसको एब्जॉर्ब किया, हाइड्रोजन को। इसका मतलब कि वो सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड्स करेगा कि किसको किसको अपने सरफेस के पास एब्जॉर्ब करके रखेगा। तीसरा है, लेकिन ये देखा गया कि जो गैसेज है जो वंडर वाल फोर्स से अट्रैक्टेड है वो अमूमन अधिकांश जगहों पर बैठता है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली जो बैठेगा वो नेचर पर डिपेंड करेगा। मतलब कि यदि एक केमिकल बॉन्ड के साथ वो जाकर के बैठता है तो डिपेंड्स करेगा नेचर ऑफ सॉलिड सब्सटेंस पर। थर्ड में है बच्चा लोग, थर्ड में टेम्परेचर, थर्ड में है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर तो सर एग्जॉर्शंस का थर्ड पार्ट हो गया क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है जरा देख लीजिए बच्चा लोग। ये देखा गया कि मान लो यहाँ पे कुछ गैस हम लोग रख दिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ गैस रखे, ठीक, यहाँ पे कुछ और दूसरे गैस को रखे, यहाँ पे कुछ और दूसरे गैस को रखे,
ठीक, इसमें और यहाँ पे कुछ और, मतलब बहुत सारे हम लोग गैस को लिए, लेकिन यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल्स 2-4 को दे करके हम आपको समझा देंगे। ठीक है, इस जगह पे जरा देखोगे, गैस है। जब एक गैस आपके डिफरेंट वेसल्स में पड़ा हुआ है, डिफरेंट बर्तन में रखा हुआ है, एक में मान लिया जाए इस जगह पे SO2 है, दूसरे में NH3 है, तीसरा में HCl है, मतलब यहाँ पे आपका सल्फर डाइऑक्साइड पड़ा हुआ है, दूसरा में अमोनिया पड़ा हुआ है, तीसरा में HCl है, चौथा में कुछ और रख लो, CO2, CH4, ऐसे मान लो CO2 रख लिए हम तो ये देखा क्या गया कि इसका टेम्परेचर को कम करते हैं और ऐसे करके प्रेशर को बढ़ाते हैं। जैसा ही टेम्परेचर कम कर रहे हैं प्रेशर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं प्रेशर बढ़ा रहे हैं, एक समय ऐसा होगा कि ये गैस में नहीं रहेगा बल्कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और उस प्रेशर को कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। तो देखा गया कि जिस गैस का, कुछ गैस ऐसे हैं जो जल्दी ही, जैसे आपका देखोगे SO2 430 केल्विन पे, 430 केल्विन पे वो प्रेशर देने पर वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाता है। अमोनिया 406 केल्विन पे लिक्विफाई होना शुरू हो जाते हैं। HCl वो 324 केल्विन पे लिक्विफाई होना शुरू हो जाते हैं। CO2 प्रेशर देने पे 304 पे होना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखा जाता है कि जो जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा, जो जल्दी जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, ऊपर है, वो उसका रेट ऑफ एग्जॉर्शन से ज़्यादा है। मतलब हम कह सकते हैं हाइयर क्रिटिकल टेम्परेचर, हाइयर रेट ऑफ कौन सा एग्जॉर्शन, उसका रेट ऑफ एग्जॉर्शन से ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो हम लोग इसको देखा जाए एक क्वेश्चंस करके जरा देखोगे। हम अभी आप लोगों को दिखलाए थे SO2 का, फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग गैस रेगुलरली एब्जॉर्ब, कौन सी गैस बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होगा। तो आपके पास ऑप्शंस हम दे रहे हैं यहाँ पे H2, सेकंड में है N2, थर्ड में है HCl, फोर्थ में है आपको, फोर्थ में CO2 हम लोग देख लें। ठीक है, इसका है 3.3 केल्विन क्रिटिकल टेम्परेचर, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 3.3 नहीं, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 33 केल्विन है। H2, N2 का है 126 केल्विन, HCl का हम लोग देख ले 324 केल्विन का है, HCl का 324 केल्विन, और CO2 का 304 केल्विन एक क्रिटिकल टेम्परेचर है। अब जरा देखो, हमने बोला है हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, इसमें सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसका, इसका रेट ऑफ एग्जॉर्प्शन इसका ज्यादा होगा, मतलब सबसे अच्छा कौन सा एग्जॉर्ब करेगा। ठीक, क्लियर, ओके। नेक्स्ट एक क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, दूसरा हो गया प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। तो हम इसको जरा देख ले पहले स्लाइड से, उसके बाद फिर हम आप लोगों को क्लियर करेंगे, समझा देंगे, दिखला देंगे। थोड़ा सा आप देख लीजिए स्लाइड को, जरा देखिएगा। थोड़ा सा देखा जाए, बच्चा लोग इसको जरा देखो। ये है आपका टेम्परेचर, हम आप लोगों को दिखलाए हैं। जरा देखो यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर्स का दिए हुए हैं, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो क्या होगा, जल्दी एब्जॉर्ब होगा। जैसे SO2 का है, सबसे पहले एब्जॉर्ब होगा NH3, उसके बाद HCl, उसके बाद CO2, उसके बाद ऐसे करके आप लोग देख लीजिए, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रेशर। प्रेशर पे आप जरा देखोगे, जैसे जितना कम प्रेशर रहता है और कम प्रेशर से ऊपर की तरफ में, मतलब हाई प्रेशर की तरफ में जाएंगे, रेट ऑफ एग्जॉर्शन उसका क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे उसका एग्जॉर्शन बढ़ता है। तो देखा गया कि कम प्रेशर, लो प्रेशर में हम लो प्रेशर जोन में हम लोग ऊपर जाएंगे तो रेट ऑफ एग्जॉर्शन से ज़्यादा है। जरा देख लीजिए यहाँ पे 0 से 273 टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे इस कंडीशंस में रेट ऑफ एग्जॉर्शन कम है। टेम्परेचर और कम किए तो रेट, और फिर प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एग्जॉर्शन बढ़ेगा। टेम्परेचर और कम किए और फिर प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एग्जॉर्शन बढ़ते चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ हम लोगों को साफ दिखलाई दे रहा है कि एग्जॉर्शंस प्रेशर पर डिपेंड कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे देख ले थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग जरा देखें टाइप्स, आगे फिर टेम्परेचर जरा देख लीजिए। कहा जाता है कि एग्जॉर्शंस डिपेंड्स करता है टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा एग्जॉर्शंस क्या हो जाएगा, घटते चला जाएगा। मतलब जो सब्सटेंस इसके सरफेस पे बैठा हुआ है वो धीरे धीरे करके भागना, गर्म करते जाएंगे वो धीरे धीरे करके भागना शुरू हो जाएगा। उसका एग्जॉर्शंस नहीं होगा बल्कि डी एग्जॉर्शंस होना शुरू हो जाएगा। मतलब सॉलिड सब्सटेंस के सरफेस पे जब कोई भी सब्सटेंस आकर के बैठेगा तो उसको एग्जॉर्शंस कहेंगे, और जब वो निकल करके भाग जाएगा तो उसको हम लोग डी एग्जॉर्शंस कहते हैं। टेम्परेचर बढ़ने पे डी एग्जॉर्शंस होता है, एग्जॉर्शंस कमते चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एग्जॉर्शंस। टाइप्स ऑफ एग्जॉर्शंस, एग्जॉर्शंस का टाइप कहा जाता है बच्चा लोग। एग्जॉर्शंस दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं फिजिसॉर्शंस और दूसरे को कहते हैं हम लोग केमिसॉर्शंस। दो प्रकार के होता है। तो पहला फिजिसॉर्शंस होता है क्या है, तो वैसा यहाँ पे जरा देखें, इस जगह पे देख ले, कोई सब्सटेंस है, कोई सॉलिड सब्सटेंस है, इसके पास कोई गैस यदि आ करके यहाँ पे बैठा, लेकिन किसी प्रकार का बॉन्ड इसके साथ नहीं बनाया, सॉलिड सब्सटेंस के सरफेस के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, केवल वो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आकर के चिपक गया, तो इस प्रकार के एग्जॉर्शंस को हम लोग कह देंगे फिजिसॉर्शंस। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एग्जॉर्शंस इन विच देयर इज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट between a solid substance and the gaseous substance, then the exertion is called फिजिसॉर्शंस। और वैसा एग्जॉर्शन जिसमें कि जो सब्सटेंस है उसके पास यदि कोई गैस वगैरह आकर के बैठे और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दे, तो इस प्रकार के एग्जॉर्शंस को हम लोग कहते हैं केमिसॉर्शंस। इसको हम लोग केमिसॉर्शंस कहेंगे। अब जरा देखो बच्चा लोग, एग्जॉर्शंस में दो बातें होती है। क्या बातें होती है, तो ऐसे कोई सॉलिड सब्सटेंस होता है, सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं एडजॉर्बेंट, और जो गैसियस सब्सटेंस है इसको हम लोग कहते हैं एडजॉर्बेट। इसको हम लोग एडजॉर्बेट कहेंगे। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जब फेनोमेना एग्जॉर्शंस का होता है तो उसमें दो सब्सटेंस को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, जिस पे कोई सब्सटेंस आकर के बैठेगा उसको हम लोग एडजॉर्बेंट कहेंगे, और जो बैठेगा उसको हम लोग एडजॉर्बेट कहेंगे। तो हम कह सकते हैं फिजिसॉर्शंस में यदि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो इस प्रकार के एग्जॉर्शंस को हम लोग फिजिसॉर्शंस कहेंगे। और यदि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता हो, वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड बनता हो, तो उसको हम लोग कह देंगे केमिसॉर्शंस। मतलब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो उसको केमिसॉर्शंस, और यहाँ पे वीक बॉन्ड बनेगा तो उसको हम लोग फिजिसॉर्शंस कहेंगे। तो हम लोग अब देखें, एक तरफ में फिजी और एक तरफ में कौन सा, केमिसॉर्शंस। फिजिसॉर्शंस और केमिसॉर्शंस। हम कह सकते हैं फिजिसॉर्शंस में पहला बात कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, वो कैसा होता है,
वीक, एक कैसा होगा बच्चा, स्ट्रांग होगा। दूसरा कि दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, इसको कहेंगे फिजिकल फोर्स, फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे में फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कौन सा हो गया, वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स। और केमिसॉर्सन्स में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है भाई, तो वहां पे केमिकल फोर्स लगता है, जैसे कोवैलेंट लगेगा, आयोनिक लगेगा यहाँ पे ऐसा। थर्ड में है ए वाला, क्या होते हैं, ए मल्टी लेयर में होते हैं, एक लेयर में गैस आकर के बैठा, उसके बाद फिर लेयर में आकर के बैठेगा, उसके बाद फिर लेयर में आकर के बैठेगा, तो ये मल्टी लेयर है। लेकिन ए जब देखोगे तो ये सिंगल लेयर होता है। केमिसॉर्सन्स किस ढंग का होता है, सिंगल लेयर वाले। तो ये सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर, और एक ऐसा हो गया मल्टी लेयर, मल्टी लेयर हो गया। फोर्थ में होता क्या है, जब ये कैसा होता है, ये स्टेबल होते हैं, सॉरी ये अनस्टेबल होते हैं, और एक ऐसा होता है स्टेबल होता है। फिफ्थ पॉइंट में जब हम लोग देखते हैं इसको, तो फिफ्थ पॉइंट में देखा गया है कि बैठने के बाद यहाँ पे जो भी सब्सटेंस यहाँ पे बैठेगा, सरफेस पे आकर के बैठेगा, मतलब एग्जॉर्बेंट के पास जब बैठेगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, रिलीज होता है। इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ एग्जॉर्शन, इंथैल्पी ऑफ एग्जॉर्शन। हम कह सकते हैं कि इंथैल्पी ऑफ एग्जॉर्शन इस केस में, फिजिसॉर्सन्स के केस में, फिजिसॉर्सन्स के केस में 20 to 40 जूल होते हैं, और इस केस में 200 से लेकर के 400 किलोजूल पर मोल होते हैं, पर मोल, किलोजूल पर मोल के टर्म में होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इस केस में यहाँ पे एनर्जी का लिबरेशन कम होगा, इस केस में एनर्जी का लिबरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर और देखा जाए तो इस केस में ए रिवर्सिबल हो सकते हैं, ए रिवर्सिबल, और एक ऐसा होता है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब एक बार आकर के बैठा फिर आकर के बैठ सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो सकता है, इरिवर्सिबल हो सकता है। सेवंथ पॉइंट में क्या होगा, प्रेशर का इफेक्ट होगा, इस पे प्रेशर का असर होगा, लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर और फिर हाई प्रेशर का। इसमें प्रेशर का उतना असर वसर लेस इफेक्ट होते हैं प्रेशर का, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, आठवां में टेम्परेचर बढ़ने पे एग्जॉर्शंस क्या हो जाएगा, कमेगा। और इसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पे, सेवंथ एक्ट, टेम्परेचर बढ़ने पे एग्जॉर्शंस पहले बढ़ेगा और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है। ये सब आप लोगों को दिया हुआ रहेगा, आप इसको देख लीजिएगा। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि एग्जॉर्शंस दो प्रकार के हुआ, एक फिजिसॉर्सन्स हो गया और एक कौन सा हो गया, केमिसॉर्सन्स हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। तो अब हम यहाँ पे जरा देखें एग्जॉर्शंस को, एग्जॉर्शंस में क्या क्या बातें हुआ भाई, यहाँ पे देख लेते हैं एग्जॉर्शंस में क्या क्या बातें हुआ। एक हुआ पहला एग्जॉर्बेंट, दूसरा क्या हो गया भाई, एग्जॉर्बेट हुआ, मतलब दो हो गए, एग्जॉर्बेंट और एग्जॉर्बेंट हुआ। अगला जरा देख लिया जाए, नेक्स्ट क्या बातें हुआ एग्जॉर्शंस में, तो एक अगला हुआ, क्या हुआ, फिजिसॉर्सन्स हुआ। अगला फिर क्या हो गया भाई, तो केमिसॉर्सन्स हुआ। केमिसॉर्सन्स आपको क्रैश कोर्स में हम आप लोगों को बतला रहे हैं। नेक्स्ट इस केस में एक होता है पॉजिटिव एग्जॉर्शंस, अगला क्या होगा बच्चा, नेगेटिव एग्जॉर्शंस। अब इसको जरा देख लेते हैं, पॉजिटिव एग्जॉर्शंस और नेगेटिव एग्जॉर्शंस को, ठीक है। तो जरा देखोगे यहाँ पे इस जगह पे हम लोग एक सॉल्यूशंस रखे जिसका नाम है केसीएल की सॉल्यूशंस। केसीएल के सॉल्यूशंस कैसा सॉल्यूशंस है, एकदम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस है। एक और हम लोग बीकर रखे, वो भी केसीएल की सॉल्यूशंस है। केसीएल के सॉल्यूशंस है वो कैसा है, एक्वस सॉल्यूशंस है, मतलब दो बीकर में दो सेम सब्सटेंस का सॉल्यूशंस है, लेकिन एक कंसंट्रेटेड है और एक कैसा है, एक्वस सॉल्यूशंस है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, चारकोल डालते हैं। कौन सी चारकोल हम लोग डालेंगे, तो इसमें ऐड करते हैं ब्लड
चारकोल। ब्लड चारकोल, इसमें भी हम लोग ब्लड चारकोल ऐड किए। देखा क्या गया कि ऐसे यदि ब्लड चारकोल है तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। किसको एब्जॉर्ब कर लेगा? KCl को। और यहाँ पे सरफेस पे आकर के कौन बैठ जाएगा? कौन बैठेगा? KCl आकर के इसके सरफेस पे बैठेगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन इसका क्या होना शुरू हो जाएगा? कमना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू होगा। यहाँ पे KCl क्या हो जाएगा? KCl क्या हो जाएगा? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार की एग्जॉर्शंस को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एग्जॉर्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ब्लड चारकोल को रख दिए। ठीक, अब ये एक्वस सॉल्यूशन से ये देखा गया कि इसमें KCl भी है और कौन है? H2O। ये क्या करता है? इसको एब्जॉर्ब करना शुरू किया। किसको? H2O को एब्जॉर्ब करना शुरू किया। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन KCl का क्या हो गया बच्चा? बढ़ना शुरू हुआ। यहाँ पे KCl है ही नहीं, H2O का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गया। तो इस प्रकार के एग्जॉर्शंस, वैसा एग्जॉर्शंस जिसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस का बढ़ना शुरू करे, तो इस प्रकार के एग्जॉर्शंस को हम लोग नेगेटिव एग्जॉर्शंस कहते हैं। तो एक हो गया आपका पॉजिटिव एग्जॉर्शंस, दूसरा हो गया आपका नेगेटिव एग्जॉर्शंस। क्लियर? इतना बात हो गया। नेक्स्ट है अब आप लोगों को एग्जॉर्शन आइसोथर्म, आइसोबार एंड एग्जॉर्शन है आइसोबार एंड आइसोथर्म। इसको जरा देख लीजिए। तो फर्स्ट है एग्जॉर्शन आइसोबार। बच्चा बाय द वे पूछ देख, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग इसको देखेंगे। इसमें यहाँ पे आइसोबार में आइसो मतलब होता है एग्जॉर्शन, मतलब तो जब सॉलिड सबस्टेंस या कोई भी सबस्टेंस आकर के किसी सॉलिड पे चिपकता है तो उसको हम लोग एग्जॉर्शंस कहेंगे। आइसो मतलब सेम, वार मीन्स प्रेशर। जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, सॉरी वैसा कंडीशन जहाँ पे, अभी ग्राफ नहीं, पहले आगे इसको देख लो, वैसा कंडीशन से जहाँ पे एग्जॉर्शंस की फेनोमेना होता हो और प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो, तो उसको हम लोग कहेंगे एग्जॉर्शंस आइसोबार। और वैसा फिनोमेना जहां पे एग्जॉर्शंस होता हो लेकिन आइसो मतलब सेम, टेम्परेचर, थर्म मीन्स टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उसको हम लोग कहते हैं एग्जॉर्शन आइसोथर्म। तो दो बातें हैं, एक को कहते हैं एग्जॉर्शन आइसोबार और दूसरा को कहते हैं एग्जॉर्शन आइसोथर्म। क्या एग्जॉर्शन आइसोबार में हुआ क्या? प्रेशर क्या हो गया? कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या हो गया? वो फ्लक्चुएट करेगा, नॉट कांस्टेंट। टेम्परेचर नॉट कांस्टेंट। अब मान लिया जाए कि कोई सॉलिड सबस्टेंस यहाँ पे है और इस जगह पे इसमें हम लोग कुछ गैस को ला करके भेज दिए, तो गैस मॉलिक्यूल इस जगह पे पड़े हुए हैं और यहाँ पे जब पड़ता है गैसेस मॉलिक्यूल इस जगह पे पड़े हुए होते हैं, तो ये क्या करेगा? रेसिडुअल फोर्स की वजह से यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल आकर के इसके सरफेस पे चिपकेगा, बैठता है, मतलब एग्जॉर्शंस की फेनोमेना को काउच करेगा। और जब एग्जॉर्शंस की फेनोमेना को काउच करेगा तो यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल आकर के बैठते चला जाएगा, बैठेगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे बैठेगा और जिसमें हम लोग को प्रेशर को कांस्टेंट कर देना है, तो कहा जाता है कि ऐसे सॉलिड सबस्टेंस के ऊपर में जो सबस्टेंस आकर के बैठते हैं, जितना बैठेगा इसकी अमाउंट को हम लोग x से लिखते हैं, और जो A है एग्जॉर्बेंट, इसकी अमाउंट को हम लोग m से लिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग एग्जॉर्बेट बाई एग्जॉर्बेंट की संख्या को हम लोग x बाई m के रूप में लिखेंगे। अभी हम कहेंगे कि यहाँ पे एक यहाँ पे दिखला दो और एक यहाँ पे दिखला दो, हम कहेंगे x बाई m यहाँ पे ज़्यादा है, x बाई m यहाँ पे कम है, तो उसी को x बाई m और फिर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम लोग ग्राफ को खींचते हैं, तो जो मेरा आएगा उसको हम लोग कहेंगे एग्जॉर्शंस आइसोबार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ को खींच रहे हैं। कौन सी ग्राफ को खींचेंगे? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हुए दिखलाएंगे। और प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो एक तरफ में टेम्परेचर है और दूसरा में इन दोनों की संख्या है। इन दोनों की संख्या को हम लोग कैसे बतलाए हैं? किस ढंग से बतलाए हैं? x बाई m से बतलाए हैं।
तो एग्जॉर्शंस हमने बोला ये दो प्रकार के होता है, एक को कहते हैं फीजी और दूसरे को कहते हैं हम लोग केमी। तो फर्स्ट हो गया, पहला फर्स्ट इन केस ऑफ कौन सा, फीजी सॉर्प्शंस। फीजी सॉर्प्शंस में देखा गया जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा वैसे वैसे उसकी अमाउंट कमते चली जाएगी। फीजी सॉर्प्शंस में हम आपको बतलाए थे कि जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ पर बैठे हुए हैं टेम्परेचर आप बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे यहाँ से मॉलिक्यूल लिबरेट आउट होना शुरू होगा, मतलब डी एग्जॉर्शंस होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा ग्राफ कैसे चला जाएगा, ऐसे कम टेम्परेचर में ज़्यादा XYF है, टेम्परेचर बढ़ा तो वो कमना शुरू हो गया, जबकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो इस प्रकार के ग्राफ को हम लोग कहते हैं एग्जॉर्शंस आइसोबार। ठीक है, एक किसके लिए हुआ, फीजी सॉर्प्शंस के लिए हुआ। नेक्स्ट दूसरा किसके लिए होता है, होगा बच्चा सेकेंड में एग्जॉर्शन आइसो नहीं सेकेंड में फोर केमीसॉर्प्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये देखा गया कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, जब कोई सब्सटेंस आकर के यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पे आकर के बैठेगा तो सबसे पहले क्या होता है कि इसको इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो हमको गर्म करना पड़ता है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा, हीट होते चला जाएगा और यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा और फिर बॉन्ड बनना शुरू होगा। मतलब हुआ क्या कि x/m और इधर टेम्परेचर के बीच में ग्राफ देखेंगे तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका चिपकने की टेंडेंसी बढ़ते चली जाएगी, मतलब x/m की संख्या बढ़ते चला जाएगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जो भी बना है वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होना शुरू होगा, फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, ग्राफ ऐसे चल जाएगा। इसका मतलब पहले बढ़ेगा उसके बाद फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, कमना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। तो ये केमीसॉर्प्शंस का बात होगी, केमीसॉर्प्शंस। तो ये ऐसा हो गया। अब है कौन सा बच्चा, एग्जॉर्शन आइसोथर्म। अब एग्जॉर्शन आइसोथर्म क्या होता है बच्चा लोग, तो ये देखा हम कह सकते हैं कि वैसा एग्जॉर्शंस का फिनोमेना जिसमें टेम्परेचर क्या हो, आइसो हो, कांस्टेंट हो, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो। तो इसी पर एक साइंटिस्ट ने बोला कि जब प्रेशर आपका फ्लक्चुएट करे, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो वहाँ पे एग्जॉर्शंस 3 ढंग से काम करता है। 3 टाइप्स ऑफ फेनोमेना देखा गया है। इस बात को बतलाने वाला साइंटिस्ट का नाम है फ्रेंडोलिक नाम का साइंटिस्ट। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने जो बात बतलाया उसको हम लोग कहते हैं फ्रेंडोलिक लॉ। तो फ्रेंडोलिक नाम के साइंटिस्ट ने क्या बतलाया, कैसे बतलाया, जरा देखोगे तो उन्होंने सबसे पहले बतलाया कि जब लो प्रेशर होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, लो प्रेशर होगा तो उसकी संख्या बढ़ेगी, मतलब गैस के मॉलिक्यूल आकर के चिपकेगा। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, जरा देखिए, गैस के मॉलिक्यूल चिपकेगा, गैस के मॉलिक्यूल मतलब इसकी संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं, x/m से। और इधर क्या लिखे, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, फ्लक्चुएट कौन कर रहा है, प्रेशर हो गया। तो देखा गया कि जब लो प्रेशर है तो गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा चिपकते हैं। इसका मतलब कि लो प्रेशर के केस में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, उसकी संख्या बढ़ते चली जाएगी, x/m की वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। उसके बाद जब मॉडरेट होगा, मतलब प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा, तो उसके चिपकने की जो रेट है थोड़ा सा कमते चला जाता है, कमता है मतलब ऐसे हो जाता है। और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जितना बैठेगा उतना निकल करके भाग जाएगा। इसका मतलब फिर कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा। इस बात को बतलाने वाले साइंटिस्ट कौन से थे, फ्रेंडोलिक ने बतलाया कि ये जो कंडीशन है किसके लिए हो गया, लो के लिए। लो में क्या हो गया, बढ़ते चला गया। एक किसके लिए हुआ, मॉडरेट के लिए। एक किसके लिए हुआ, हाई प्रेशर्स के लिए हुआ। मतलब उन्होंने बतलाया कि प्रेशर का एग्जॉर्शंस पे अजब सा इफेक्ट है, जिसमें
एक्स बाई एम की जो वैल्यू होती है वो प्रेशर पर डिफरेंट कंडीशंस के अनुसार डिपेंड करता है। डिफरेंट मतलब कि लो पर, मॉडरेट पे और हाई पे। उन्होंने बतलाया, पहला कंडीशंस बोला एक्स बाई एम एट लो प्रेशर, हम यहाँ दिखला दे रहे हैं एट लो प्रेशर एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रेशर, लो कंडीशंस के लिए। सेकंड में उन्होंने बोला एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी टू द पावर 1/n, ये मॉडरेट का हो गया। ये किसके लिए हो गया, मॉडरेट के लिए। हाई प्रेशर्स के लिए कैसे हो गया, थर्ड में एक्स बाई एम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर बट इट रिमेन कांस्टेंट, के जितना था, जितना बैठा है उतना ही बैठेगा, उतना आएगा जाएगा, उसकी संख्या बढ़ने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने बतलाया। एक किसके लिए हो गया बच्चा, लो के लिए। ये क्या किसके लिए, ये कहाँ तक हो गया, मॉडरेट के लिए। ये किसके लिए हुआ, हाई प्रेशर्स के लिए। जिस प्रेशर पे एक्स बाई एम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है उसको कहते हैं प्रेशर सैचुरेशन या सैचुरेशन प्रेशर, तो उसको हम लोग पीएस से लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग फर्स्ट केस में x बाई एम बराबर क्या लिख सकते हैं, लो के लिए क्या लिख सकते हैं, x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी। के क्या हो गया, x क्या हो गया, अमाउंट ऑफ एग्जॉर्बेट, m क्या हो गया, अमाउंट ऑफ एग्जॉर्बेंट, k क्या हो गया, कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट। p क्या हो गया, प्रेशर, लो प्रेशर के केस का। सेकंड में है x बाई, सेकंड में एट मॉड के लिए, मॉडरेट के लिए x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p टू द पावर 1/n, या x बाई एम इज इक्वल टू k इंटू पी टू द पावर 1/n, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, टेकिंग लॉग, हम लोग लॉग ले लेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, लॉग x बाई एम इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1/n लॉग क्या हो जाएगा, p, ऐसे करके हो जाएगा ए। तो 1/n की वैल्यू हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो हम लोग इस ढंग से देख लेंगे, ऐसे ये जो वैल्यू आएगा ना, ये जो वैल्यू आता है ना, वो 1/n की वैल्यू, यहाँ से इसका प्रेशर की वैल्यू, यहाँ से इसका x बाई एम की वैल्यू, 1/n की वैल्यू दे देगा, ठीक है। इसका मतलब एक ग्राफ को हम लोग इसको अरेंज करें यदि, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर अरेंज होता है। कैसे अरेंज होता है, तो लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल टू 1/n लॉग पी प्लस लॉग के, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ई हो गया y बराबर m इंटू एक्स प्लस क्या हो गया c, m बराबर कितना हो गया 1/n, x बराबर क्या होगा log p, और के ग्राफ कैसा इसका चला जाएगा बच्चा, पॉजिटिव फेज में है तो इतना दूर कांस्टेंट, ए log क्या चीज का वैल्यू दे देगा, k का, log k, और यहाँ से बढ़ते चला जाएगा। इस स्लोप हो गया, स्लोप कैसा स्लोप हो गया, स्लोप 1/n स्लोप हो गया। और इधर क्या हो गया, इधर log k, इधर क्या हो गया log x बाई एम हो गया। इधर क्या हो गया log p, ऐसे इस ढंग से ग्राफ हो गया। क्लियर, ये फ्रेंड और लिखना है। नेक्स्ट हाई में क्या हो गया, हाई में तो log हाई प्रेशर में क्या हो गया, log x बाई एम इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट, मतलब प्रेशर का कोई असर नहीं, एकदम कैसा चला गया, स्ट्रेट लाइन, अभी हमने दिखला रखा था, ठीक है। सिमिलर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सिमिलर फेनोमेना इज फाउंड, एकदम ठीक वैसा ही फेनोमेना पाया जाता है इन केस ऑफ लिक्विड में सिमिलर फेनोमेना पाया जाएगा। मतलब क्या होगा कि ऐसे यहाँ पे कोई लिक्विड है, यहाँ पे कोई सब्सटेंस है, यहाँ पे आकर के चिपक रहा है उसके पार्टिकल्स, तो log x बाई एम इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, log x बाई एम इज इक्वल टू कैसे लिखा जाएगा, कंसंट्रेशंस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कंसंट्रेशन की पावर 1/n, मतलब हम लिखेंगे log x/m इज इक्वल टू k इंटू के, जो उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, k इंटू सी की पावर 1/n, log नहीं x/m। यहाँ पर से हम लोग इसको तोड़ देंगे, टेकिंग log रख लीजिए, क्या हो जाएगा बच्चा, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log कंसंट्रेशन इज जनरली इन टर्म ऑफ मोलारिटी, ठीक है, ज़्यादा करके यही होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट यूजेज ऑफ एग्जॉर्शंस का यूज, कहा जाता है कि एग्जॉर्शंस का यूज फर्स्ट होता है गैस मास्क में, मतलब कि यदि इस रूम में बहुत सारे पॉइजनस गैस है और ऑक्सीजन भी है और इसको हमको रिमूव करना है, तो हम लोग चारकोल रख लें, बहुत सारे पॉइजनस गैसेस को जो एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर ये रूम फ्री हो जाएगा उनसे, मतलब गैस मास्क के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा है रिमूविंग, नहीं, इन वैक्यूम प्रोडक्शंस कहने का मतलब यदि कोई बर्तन में मान लिया जाए कि गैस है, नाइट्रोजन गैस है, मैग्नीशियम को रख दिया तो टोटल के टोटल क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरा वैक्यूम हो जाएगा, वहाँ पे खाली हो जाएगा। थर्ड में इसका होता है इन एज डीह्यूमिडाइजर, मतलब ह्यूमिडिटी को रिमूव करेगा। और जैसे में आप देख लीजिए कि सिलिका जेली है, बहुत सारे सब्सटेंसेस में, बहुत सारे क्लॉथ में, बहुत सारे लेदर सामान वगैरह में सिलिका जेली को डाल देता है ताकि यदि मॉइस्चर्स भी आए तो उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाए और वो जो सामान है वो सुरक्षित रहे, वो सामान सुरक्षित रहे। फोर्थ में एज चिलेटिंग एजेंट के रूप में, क्लॉथ इंडस्ट्री में जो एक्स्ट्रा कलर होता है उसको बेसिकली हम लोग रिमूव करते हैं इससे, पोटाश एलम से, K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O, इससे मतलब यहाँ पे फ्री पार्टिकल्स जो पानी में घुल नहीं पाया, वैसे कलर पार्टिकल्स जो पानी में घुल नहीं पाया, इसको डाल देते हैं, सारे को एब्जॉर्ब करके नीचे बैठा देगा, रिमूव कर देगा। फिफ्थ में है रिमूविंग कलर ऑफ शुगर। बच्चा लोग, जो चीनी बनते हैं वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में होता है, वो ब्राउन कलर का होता है, तो उसमें हम लोग यदि चारकोल, एनिमल की चारकोल को ऐड कर दे तो वो क्या करते हैं, सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, नीचे बैठ जाएगा, सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको हम लोग हटा लेते हैं और नीचे में प्योर कलरलेस लिक्विड का सॉल्यूशंस हम लोग को बचता है, जो सुखाने के बाद पूरा चीनी के रूप में हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसके कलर को हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका था एग्जॉर्शंस, हमने इसके विषय में सारी बातें बतलाया। कुछ और बातें जरा देख लो, हम लोग चलते हैं स्लाइड पे, स्लाइड से सारी बातें इसको देख लेते हैं क्या है कैसे है, और फिर आपको समझाते हैं, जरा देखिएगा। रखा है बच्चा लोग, इंट्रोडक्शन हमने दे रखा है। चलिए यहाँ पे एग्जॉर्शंस है, एब्जॉर्शंस में डिफरेंसेस बतलाए थे। इसका टोटल सरफेस पे है, एक थ्रू आउट होता है, थ्रू आउट बल्क इसमें, फिर इसका जो कंसंट्रेशंस है वो इट इज़ रैपिड इन द बिगनिंग एंड स्लो डाउन, मतलब रेट शुरू में फास्ट होगा, उसके बाद स्लो डाउन हो जाता है। इसमें कांस्टेंट, इसका रेट जो रहता है वही रहता है। और फिर हम केमिसॉर्शंस और फिजिसॉर्शंस के विषय में बतलाए थे। ए फिजिकल फोर्स से अट्रैक्टेड है, ए केमिकल, यहाँ पे मतलब कोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे लिखवाया है। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट और वैन डेर वाल, यहाँ पे हम आपको बतलाए हैं कि वैन डेर वाल फोर्स है, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड है, यहाँ पे जो एनर्जी लिबरेटेड होगा, मतलब जब यहाँ पे गैसेस पार्टिकल किसी सॉलिड के पास आकर के चिपकता है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट आउट होता है। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट आउट होता है उसको कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एग्जॉर्शंस। तो इंथैल्पी ऑफ एग्जॉर्शंस इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है, जो कि हमने आपको अभी बोर्ड पे लिखा था
ये जो होता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे कमते चला जाता है। इसमें टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पे धीरे धीरे करके कमते चला जाएगा। ठीक है, ये रिवर्सिबल नेचर का है, इरिवर्सिबल नेचर का है। हमने पूरी तरह इसको आपको बतलाए हैं, सब कंप्लीट किए हैं। ठीक है, एग्जॉर्शंस आइसोथर्म, ठीक, एग्जॉर्शंस आइसोथर्म जिसमें टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको हम लोग एग्जॉर्शंस आइसोथर्म कहेंगे। और इसमें x/m और प्रेशर के बीच में ग्राफ होगा, तो जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा, लेकिन लोअर टेम्परेचर बहुत जो नेगेटिव फॉर्म होगा उस केस में प्रेशर बढ़ाने से x/m की वैल्यू बढ़ता है। और पॉजिटिव फेज में, अरे भाई 0 के ऊपर वाले पॉजिटिव चला जाएगा, उस केस में उतना असर नहीं होता, उस केस में x/m की वैल्यू उस हिसाब से नहीं बढ़ता जितना नेगेटिव माइनस टेम्परेचर में बढ़ता है। देख लो ना, माइनस टेम्परेचर में क्या है, x/m बहुत ज़्यादा है और पॉजिटिव कंसंट्रेशन में क्या है, कम है। ठीक है, यहाँ पे हमने दिखलाया है फ्रेंडोलिक लॉ में यहाँ से यहाँ तक का देखो, यदि ऐसे करके यहाँ पर हम डॉट लाइन दे तो ये लो प्रेशर की बात है, ये मॉडरेट का बात है, ये हाई प्रेशर में क्या हो गया, कांस्टेंट चला गया, बढ़ता बढ़ता नहीं है x/m की वैल्यू। और यहाँ पे हमने लिखा है x/m = kp, x/m = k × p ⁴ 1/n, ऐसे करके हम आपको टोटल दिखलाए हैं। ये इंटरसेप्ट भी दिखलाया है, जो स्लॉप भी हमने दिखलाया था आपका, ये फ्रेंडोलिक लॉ है, जरा देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका, इस केस में हम अभी टेम्परेचर को बतला देते हैं, थोड़ी सी और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं टेम्परेचर के रिगार्डिंग, क्वेश्चंस को देख करके हम आपको कंप्लीट करते हैं। ये तो आपका है फिजी सॉर्प्शंस का, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डी एग्जॉर्शंस होगा, ग्राफ नीचे चला जाएगा। इस केस में जैसे जैसे एग्जॉर्शंस होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी इसका बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड बनाने की चांसेस बढ़ती है, एग्जॉर्शंस बढ़ते चला जाता है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर में जो बॉन्ड बना हुआ रहता है वो टूट जाता है, इसी वजह से ग्राफ फिर कहाँ चला जाता है, नीचे की तरफ में चला जाता है। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एप्लीकेशंस में हम आपको टोटल बतला चुके हैं, एक गैस मास्क के रूप में, ह्यूमिडिटी के रूप में, कलर मटेरियल के रूप में, वैक्यूम प्रोडक्शंस के रूप में। क्रोमैटोग्राफी वैसा टेक्निक है जिसमें बहुत सारे कोई भी लिक्विड की सॉल्यूशन है उसमें पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसको हम लोगों को हटाना है, तो उसमें क्रोमैटोग्राफिक पेपर डालते हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो उसके सरफेस पे, पेपर के सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है और वहाँ से उसको हम लोग सेपरेट आउट करते हैं, उसको हम लोग क्रोमैटोग्राफिक कहते हैं। तो क्रोमैटोग्राफी में एग्जॉर्शंस की फिनोमेना का बहुत अच्छा से बखूबी इस्तेमाल होता है। बहुत सारे डिजीज में हम लोग एग्जॉर्शंस की फिनोमेना से हम लोग डिजीज को क्योर करते हैं। कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो जा करके बैक्टीरिया को, वायरस को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर देगा, किल कर देगा, तो मेडिसिन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। इंडिकेटर्स के रूप में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और कैटलिस्ट के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल उसके सरफेस पे आकर के बैठेगा और फिर वहाँ की बॉन्ड को तोड़ देगा, और जैसे ही बॉन्ड को तोड़ेगा फिर क्या हो जाएगा, वहाँ से ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करेगा, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और वहाँ पे प्रोडक्ट वो बनाएगा, और इस प्रकार से वो कैटलिस्ट का काम करेगा। ठीक है, और अब बच्चा यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को, जरा क्वेश्चंस देख करके फिर आप लोग को हम क्लियर करते हैं, थोड़ा सा जरा देखा जाए क्वेश्चंस। तो हम अब आप लोगों को क्वेश्चंस बतलाएंगे इसके रिगार्डिंग, ताकि एग्जामिनेशंस में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। बच्चा क्वेश्चंस है व्हाट नेम इज जनरली गिवन to the phenomena when exorsions also occurs along with exorsions। अरे वाह, बहुत अच्छा कह रहा है कि यदि कोई सब्सटेंस है, इसमें एग्जॉर्शंस भी हो रहा है और इसमें एब्जॉर्शंस भी हो रहा है, तो उसका नाम क्या देंगे। तो यदि दोनों फेनोमेना होता हो तो उसको हम लोग कहेंगे, नाम देंगे SORP। वैसा फेनोमेना जिसमें एग्जॉर्शंस भी हो, एब्जॉर्शंस भी हो, तो उसको हम लोग सॉर्प्शंस कहेंगे। क्लियर, एकदम क्लियर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अमोनिया विच इज एग्जॉर्ब। कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड और NH3 में कौन जल्दी एग्जॉर्ब होगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, जल्दी एग्जॉर्ब होगा और एग्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ऑन पासिंग H2S को हम लोग पास करेंगे एक सॉल्यूशंस में जिसका नाम है HNO3।
द कलरलेस सॉल्यूशन बिकम टर्बिड। ये जो सॉल्यूशन है वो टर्बिड हो जाता है, गंदा टाइप का हो जाता है। क्यों? मतलब कि इसमें हम लोग एक गैस को पास करेंगे। कौन सी गैस को पास करेंगे? H2S गैस को पास करेंगे। ये कलरलेस था, एक गंदा हो जाता है। क्या रीजन जरा बताओ। तो जरा देखो बच्चा, यहाँ पे रीजन क्या होगा? HNO3 एज व्हेन H2S इज पास गेट ब्रेक इनटू H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। इसको बैलेंस कर लेना तुम लोग। This nascent oxygen is very active and it oxidizes H2S and it converts H2S into H2O and S। हम लोग इसको यहाँ से ऐसे क्रॉस मारेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। हम कह सकते हैं कि अब मेरा यहाँ पर क्या चीज़ का सॉल्यूशन आ गया? सल्फर का। और जैसे ही सल्फर का सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा? टर्बिड हो जाएगा। ठीक है। What is significant? Next question है what is significant to have clean surface during the study of surface phenomena? जरा देख लीजिए बच्चा, यहाँ पे जैसा ही हम लोग यहाँ पे कोई वैसा सब्सटेंस को ऐड करें जो यहाँ पे सरफेस पे आकर के बैठा हुआ है, इसके बॉन्ड को जो ब्रेक कर देगा तो हमारी सरफेस क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा। अमूमन देखा गया है कि प्रयोगशाला वगैरह में कुछ सब्सटेंस, गंदे सब्सटेंस आकर के बेंच वगैरह, डेस्क वगैरह पर चिपक जाता है। अमोनिया वगैरह से हम लोग हल्का सा रगड़ देंगे, उसको क्या कर देगा? साफ कर देता है। तो नेक्स्ट अब बाकी, हाँ एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इन गैस मास्क इन कोल माइन? कोयला की खदानों में जो लेबर या फिर इंजीनियर होते हैं, अपने सर पे ऐसे करके पट्टी पे एक यहाँ पे लाइट जलते रहता है और वहाँ पे चारकोल रखा हुआ होता है। वो करता क्या है? तो कहा जाता है कि कोयला की खदान में जैसा ही कोयला निकालते हैं उसमें से बहुत सारे हार्मफुल गैसेज भी निकलता है। अब हार्मफुल गैसेज निकलेगा तो लोग यदि उसको स्मेल करेंगे तो हो सके बेहोश हो जाएंगे या तो फिर डेथ भी हो सकता है। एक चारकोल, इसी के ऊपर में बल्ब जलते रहता है, चारकोल गर्म रहता है और जितने भी हार्मफुल गैसेज है उसको एब्जॉर्ब करेगा, वो बेचारा आराम से फ्री हो जाएगा हार्मफुल गैसेज से और आराम से काम करते रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि चारकोल मेनली एब्जॉर्ब द पॉइजनस गैसेज, सो चारकोल इज प्रेजेंट ऑन द गैस मास्क। क्लियर बच्चा? ये थी आपको। एक और क्वेश्चन है बच्चा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जॉर्शंस जो होता है, एग्जॉर्शंस की फेनोमेना, एग्जॉर्शंस इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होता है। इसको एक्सप्लेन करें ऐसे दे देगा तो क्या करोगे? कहा जाता है कि यहाँ पे जब कोई भी सब्सटेंस मतलब एग्जॉर्बेंट एग्जॉर्बेंट के सरफेस पे आते हैं तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ वो आ करके या तो वीक बॉन्ड से अट्रैक्टेड हो या तो फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ अट्रैक्टेड हो। जैसा ही अट्रैक्ट होता है तो यहाँ पर बॉन्ड बनना शुरू होता है। और आप जानते हो कि जब भी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। जब रिलीज होगा तो यहाँ पे डेल्टा एच कैसा होगा? इसका नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये कैसा होगा? एक्सोथर्मिक नेचर का होगा। यदि कमजोर बॉन्ड बनेगा तो कम एनर्जी निकलेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगा। मतलब डेल्टा एच जो नेगेटिव होगा फिजी सॉर्सन्स में कम नेगेटिव होगा और केमी सॉर्सन्स में ज़्यादा नेगेटिव होगा। अब एक टर्म आता है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ऐसे करके एक टर्म आता है, आप लोग जानते ही होंगे, जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशंस है आपका थर्मोकेमिस्ट्री का। तो कहा जाता है जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा डेल्टा जी उतना ज़्यादा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो इसको नेगेटिव होने के लिए ये क्या होना चाहिए? डेल्टा एच बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए। ज़्यादा नेगेटिव कब होगा? फिजी सॉर्सन्स में तो नहीं होगा, केमी सॉर्सन्स में होगा। तो जितना ज़्यादा डेल्टा एच नेगेटिव होगा उतना डेल्टा जी नेगेटिव में हो जाएगा। और जैसे वहाँ पे एग्जॉर्शंस की फेनोमेना होता है वो इंट्रोपी क्या होते चले जाते हैं? पॉजिटिव फेज में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बॉन्ड बनने की वजह से वहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है और जब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक नेचर का होगा। ठीक है, तो हम आपको आज सरफेस केमिस्ट्री का एक भाग एग्जॉर्शंस को कंप्लीट किए। अगले भाग में हम कैटालिसिस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको कोलॉइडल सॉल्यूशंस को कंप्लीट करेंगे। तब तक के आपका मेरा डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, उसको आप देखिए,
पढ़िए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नेक्स्ट हम वीडियोस बनाएंगे तो उसमें हम आपको बतला देंगे, जिसमें आप बहुत आराम से आपका बनेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। हमने वैसे भी आपको बहुत सारी बातें इसमें दे दिया ताकि आपके क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इजीली आप बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम सारी क्वेश्चंस को डील कर देंगे। सरफेस केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चंस आपको बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन या सीबीएसई के बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको छूटने वाला नहीं है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।